स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स कायनात के बुनियादी पार्टिकल्स और इनके दरमियान होने वाली इंटरेक्शंस की वजाहत करता है। इस मॉडल के मुताबिक कायनात का तमाम मादा बारहों फर्मियोन से मिलकर बना है, जबकि इन पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस चार गैज बोसॉन्स के जरिए ट्रांसफर होती है। इसके अलावा एक खास पार्टिकल हिग्स बोसोन फर्मियोन्स को मास प्रोवाइड करता है। स्टैंडर्ड मॉडल में पार्टिकल्स की ये तकसीम गैज सिमेट्री और स्पिन प्रॉपर्टी की बुनियाद पर की गई है। जिन पार्टिकल्स की स्पिन मुकम्मल अदद 0, 1 या 2 हो, इन्हें बोसोन कहा जाता है, जबकि जिन पार्टिकल्स की स्पिन फ्रैक्शनल यानी हाफ आदद हो, इन्हें फर्मियोन्स कहा जाता है। फर्मियोन्स से पूरी कायनात का मादा बनता है। ये दो फैमिलीज क्वार्क्स और लेप्टॉन्स पर मुश्तमिल है। क्वार्क्स वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिनसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और दीगर हेड्रॉन्स बनते हैं। क्वार्क्स के 6 फ्लेवर्स हैं, जिनमें अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेट, टॉप और बॉटम शामिल हैं। एटम्स के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खुद एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं, बल्कि तीन तीन क्वार्क से मिलकर बने हैं। प्रोटॉन्स 2 अप और 1 डाउन क्वार्क पर मुश्तमिल है, जबकि एक न्यूट्रॉन 1 अप और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक एक ही क्वांटम स्टेट में दो फर्मियोन्स एक साथ नहीं रह सकते, तो फिर प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स में एक जैसे क्वार्क्स कैसे मौजूद होते हैं? इसकी वजह कलर चार्ज है। अगर दो क्वार्क्स की स्पिन एक जैसी भी हो, तब भी इनका कलर चार्ज मुख्तलिफ होता है। इसी फर्क की वजह से वो एक ही हेड्रोन में इकट्ठे रह सकते हैं और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं जाते। कलर चार्ज की ये मुनफरिद प्रॉपर्टी सिर्फ क्वार्क्स और इनके बाहिमी इंटरेक्शन करने वाले पार्टिकल्स यानी ग्लूऑन्स में पाई जाती है। क्वार्क्स तीन किस्म के कलर चार्ज रखते हैं: रेड, ब्लू और ग्रीन। इसी तरह एंटी क्वार्क्स के पास एंटी रेड, एंटी ब्लू और एंटी ग्रीन कलर चार्ज होता है। तीन मुख्तलिफ कलर चार्ज रखने वाले क्वार्क्स या तीन मुख्तलिफ एंटी कलर चार्ज रखने वाले एंटी क्वार्क्स मिलकर एक कलरलेस हेड्रोन बनाते हैं, जिन्हें बेरियन कहा जाता है। जबकि एक क्वार्क और इसके मुताबिक एंटी कलर रखने वाला एक एंटी क्वार्क मिलकर कलरलेस मेसोन बनाते हैं। के बरक्स कभी भी कोई क्वार्क अकेला नहीं रह सकता। क्वार्क्स हमेशा कलरलेस हेड्रोन्स की सूरत में पाए जाते हैं और आज तक इन्हें अलग करने की तमाम कोशिशें नाकाम रही हैं, क्योंकि जब पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में हेड्रॉन्स को बहुत ज्यादा एनर्जी से आपस में टकराया जाता है या इन पर हाई एनर्जी गेमा फोटॉन्स डाली जाती है, तो ये एनर्जी क्वार्क्स को अलग अलग करने की बजाय नए क्वार्क्स पैदा कर देती है, जो फौरन मिलकर नए हेड्रॉन्स बना लेते हैं। इसी तरह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्वार्क्स को आजाद नहीं होने देती। इस प्रोसेस को क्वार्क कन्फाइनमेंट कहा जाता है। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स में क्वार्क्स के साथ 6 तरह के इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ और 3 तरह के न्यूट्रिनो शामिल हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन से मुंसलिक न्यूट्रिनो को हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो कहते हैं। ऐसे ही म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो होते हैं। इनमें से इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टाउ तीनों इलेक्ट्रिक चार्ज रखते हैं, लिहाजा इन्हें हम चार्ज इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जबकि इनसे मुंसलिक तीनों न्यूट्रिनो इलेक्ट्रिक चार्ज ना रखने वाले न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर पार्टिकल्स की तरह इन 6 इलेक्ट्रॉन्स के एंटी पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्ज के अलावा बाकी खुसूसियात इन इलेक्ट्रॉन जैसी ही रखते हैं। यानी इन इलेक्ट्रॉन्स के एंटी पार्टिकल्स इनके बराबर मगर मुखालिफ इलेक्ट्रिक चार्ज रखते हैं, लिहाजा इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव जबकि एंटी इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज पॉजिटिव होता है। न्यूट्रिनो इलेक्ट्रिक चार्ज ना रखने की वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं करते। एंटी इलेक्ट्रॉन्स की इस प्रॉपर्टी को हेलिसिटी कहा जाता है। अगर इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को मास के लिहाज से देखें तो न्यूट्रिनो का मास निहायत कम, जो कि तकरीबन ना होने के बराबर है। बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स में से इलेक्ट्रॉन सबसे कम मास रखता है। म्यूऑन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, जबकि टाउ सबसे ज्यादा मास रखने वाला इलेक्ट्रॉन है। मैस के अलावा इन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन नंबर की बुनियाद पर 3 डिफरेंट जनरेशंस में डिवाइड किया जाता है। इन इलेक्ट्रॉन्स के डिके के दौरान एनर्जी और मोमेंटम की तरह इलेक्ट्रॉन नंबर भी कंजर्व रहता है। अगर किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व ना रहे तो ऐसा डिके मुमकिन नहीं होता। क्वार्क्स और ग्लूऑन्स जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के जरिए इंटरेक्शन करते हैं, इनके बरअक्स इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करता। इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 यानी इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन और टॉ मैस और इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों रखते हैं। इसीलिए ये ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स के जरिए इंटरेक्शन कर सकते हैं। दूसरी जानिब न्यूट्रिनो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जरिए इंटरेक्शन नहीं करते। इनके मास के बारे में अभी तक कोई हतमी राय मौजूद नहीं, लिहाजा अगर ये थोड़ा बहुत मास रखते हो तो ये ग्रेविटी के जरिए भी इंटरेक्शन कर सकते हैं।
स्टैंडर्ड मॉडल में मौजूद तमाम फर्मियोन्स एक खास क्वांटम स्टेट रखते हैं जिसे वीक आइसोस्पिन कहा जाता है, जिससे इस बात का तयन होता है कि कोई पार्टिकल वीक फोर्स के जरिए इंटरेक्शन करने की सलाहियत रखता है या नहीं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे किसी पार्टिकल का इलेक्ट्रिक चार्ज उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और कलर चार्ज उसके स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का तयन करता है। इसी तरह अगर कोई पार्टिकल वीक आइसोस्पिन रखता है तो वो वीक न्यूक्लियर फोर्स के जरिए इंटरेक्शन कर सकता है। फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ट्रांसफर करने वाला रोशनी का बुनियादी पार्टिकल है। क्योंकि फोटोन चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल हैं, इसलिए ये स्पेस में हमेशा रोशनी की रफ्तार से सफर करते हैं। जब दो चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के मुताबिक वर्चुअल पार्टिकल का तबादला होता है। यही तबादला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मुंतकिल करता है। इसी फोर्स की वजह से एटम वजूद में आते हैं और केमिकल बॉन्ड बनते हैं। ग्लूऑन्स न्यूक्लियर फोर्स को ट्रांसफर करने वाला पार्टिकल है। इसका बुनियादी काम क्वार्क्स को आपस में बांधे रखना है ताकि वो मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तश्कील दे सके। अगर गुलवान मौजूद न होते तो क्वार्क्स एक दूसरे से अलग हो जाते और ना ही प्रोटॉन बनते, ना ही न्यूट्रॉन और ना ही एटम वजूद में आ सकते होते। गुलवान मैसलेस पार्टिकल्स हैं लेकिन फोटोन के बरक्स ये कलर चार्ज रखते हैं। इसी वजह से गुलवान एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कुदरत की सबसे ताकतवर तरीन फोर्स है और इसी की बदौलत न्यूक्लियस में मौजूद पॉजिटिव चार्ज रखने वाले प्रोटॉन एक दूसरे को धकेलने के बावजूद भी इकट्ठे रह सकते हैं। W+W- और Z0 बोसोन पार्टिकल्स वीक न्यूक्लियर फोर्स को ट्रांसफर करने में हिस्सा लेते हैं। ये फोर्स बेसिकली ऐसे प्रोसेस में हिस्सा लेती है जिनमें एक पार्टिकल दूसरे बुनियादी पार्टिकल में तब्दील हो जाता है। मिसाल के तौर पर बीटा डीके प्रोसेस में न्यूट्रॉन W- बोसोन के जरिए एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्राइनो में तब्दील हो जाता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स सूरज और दीगर सियारों के अंदर होने वाले न्यूक्लियाई फ्यूजन में भी बुनियादी किरदार अदा करती है, जहां हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। अगर ये फोर्स मौजूद ना होती तो सूरज तवानाई पैदा ना कर सकता और जमीन पर जिंदगी मुमकिन न होती। फोटोन और ग्लूऑन के बरक्स ये पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मास रखते हैं, इसीलिए वीक न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ इंतहाई छोटे फासले पर ही मौसर रहती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स सूरज और दीगर सियारों के अंदर होने वाली न्यूक्लियाई फ्यूजन में भी बुनियादी किरदार अदा करती है, जहां हाइड्रोजन के प्रोटॉन आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं। अगर ये फोर्स मौजूद न होती तो सूरज तवानाई पैदा ना कर सकता और जमीन पर जिंदगी मुमकिन न होती। फोटोन और ग्लूऑन के बरक्स ये पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मास रखते हैं, इसीलिए वीक न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ छोटे फासले तक ही मुअस्सिर रहती है। ग्रेविटॉन ग्रेविटेशनल फोर्स को मुंतकिल करने वाला हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। अगरचे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक ग्रेविटेशनल फील्ड दरअसल स्पेस टाइम का कर्वेचर है, लेकिन क्वांटम नजरियात में यह तस्वुर किया जाता है कि शायद ग्रेविटी भी किसी बुनियादी पार्टिकल के जरिए मुंतकिल होती हो जिसे ग्रेविटोन कहा जाता है। अगर ग्रेविटॉन वाकई मौजूद है तो साइंसदानों की तवक्को है कि ये मासलेस और स्पिन 2 के साथ होगा, लेकिन अब तक किसी तजर्बे में इसका बरह रास्त सबूत नहीं मिला। इसलिए ग्रेविटॉन अभी तक स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स का हिस्सा नहीं है। इसके दरियात फ्यूचर में क्वांटम ग्रेविटी और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश में एक बहुत बड़ी पेशे रफ्त साबित हो सकती है। हिग्स बोसोन कोई फोर्स कैरियर पार्टिकल नहीं बल्कि हिग्स फील्ड का क्वांटम जर्रा है। ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स का बुनियादी स्केलर बोसोन है जो कि हिग्स फील्ड की क्वांटम एक्साइटेशन या आरसी वाइब्रेशन का नतीजा है। हिग्स फील्ड पूरी कायनात में मौजूद है और जब कोई पार्टिकल इस फील्ड के साथ इंटरेक्शन करता है तो ये उसे मास प्रोवाइड करता है, यानी उन पार्टिकल्स में वजन पैदा होता है। इस अमल को यूं समझा जा सकता है कि जैसे कोई शख्स पानी में तैर रहा हो। अगर उसके कपड़े भारी हों तो हरकत मुश्किल हो जाती है और अगर हल्के हों तो आसान। एलिमेंट्री पार्टिकल का हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्शन जितना शदीद होगा ये उसे उतना ही ज्यादा मास प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल टॉप क्वार्क का मास इसलिए The ज्यादा है Higgs field क्योंकि इसका resists हिग्स फील्ड के particles, साथ giving them इंटरेक्शन ज्यादा mass. है, जबकि Heavy इलेक्ट्रॉन quarks के interact इंटरेक्शन strongly and निस्बतन कम become होने की massive. वजह से The इसका Higgs मास भी boson कम है। proves this field's हिग्स बोसोन existence, ये and भी neither would वजाहत we. करता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल में मास कैसे पैदा होता है। अगर ये पार्टिकल मौजूद ना होता तो कायनात के तमाम बुनियादी पार्टिकल्स बेवजन होते, एटम तश्कील ना पाते और ना सितारे बनते, ना जमीन और ना ही हम वजूद में होते, बल्कि हर चीज रोशनी की रफ्तार से सफर कर रही होती।